Hello friends, myself Manish Joshi. Welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss about a very important concept of chemical kinetics, that is dependence of rate of reaction on temperature. Means किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो किसी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है. एंड आफ्टर दैट आरएनएस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, how can we calculate activation energy. All these things we will discuss in this video. Now the dependence of reaction rates on temperature. किस तरीके से रिएक्शन रेट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. The rate of reaction or rate constant become almost double for every 10 degree Celsius rise in temperature. जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट जो होता है वो हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने से डबल हो जाता है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट. उसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो दो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है जो 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पर अवेलेबल रहते हैं. मतलब एक 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा वाला रेट कांस्टेंट, दूसरा 10 डिग्री सेल्सियस कम वाला कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट. सो वी कैन राइट हियर टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस. मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस राइज होने के बाद जो रेट कांस्टेंट है वो डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस. जो जिस टेम्परेचर के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन को स्टडी किया था वो टेम्परेचर. तो इन दोनों का जो रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का, उसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं. नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर. हमने ये तो कह दिया कि टेम्परेचर जो है वो रेट को अफेक्ट करता है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से किस तरीके से रिएक्शन रेट बढ़ता है उसको हमको एक्सप्लेन करना है. इन दैट when the temperature increases, there are two important concepts comes in the light. दो important चीज़ें होती है. फर्स्ट, इंक्रीज इन कोलिजन फ्रिक्वेंसी. कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है. व्हाट इज कोलिजन फ्रिक्वेंसी? द नंबर ऑफ कोलिजन्स अकर्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड इन द रिएक्शन मिक्सचर. दैट इज नोन एज कोलिजन फ्रिक्वेंसी विच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो. तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है. The second factor plays the role, that is effective collisions. जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाता है. इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं? दोज कोलिजन्स विच एक्चुअली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. ऐसे कोलिजन्स जो वास्तव में प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम लोग इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं. तो कहने का मतलब ये रहा कि जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इफ़ेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है. नाउ मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. दिस इज ऑल्सो द एक्सप्लेनेटरी पार्ट हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी टेम्परेचर के रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है. क्या कहता है कॉन्सेप्ट, अभी हम बात करते हैं. वी नो दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस डू नॉट पॉजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी. किसी भी सब्सटेंस के जो सारे मॉलिक्यूल होते हैं उन सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है. दिस इज ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन द मूविंग मॉलिक्यूल्स. ये किस वजह से होता है? क्योंकि सब्सटेंस के जो मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन होने की वजह से ये सेम नहीं होती है. क्यों नहीं होती है सेम? सो दैट देयर एनर्जीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू ईच अदर. जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स रेगुलरली मूव करते हैं तो अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है. दस देयर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अमंग ऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. इसलिए वहाँ पर सभी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इफ़ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, दैट इज़ एन अपॉन एन टी। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन अपॉन एन टी? दैट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर एन ई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई, वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ई है, एंड एन टी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which present in the reacting substance at particular temperature as given curve। कर्व आगे हम वाली स्लाइड में है। तो जब हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में, तो वो ग्राफ एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। दिस इज़ कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। इसको हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज कहते हैं। This is the graph. This is fraction of molecules that is equals to Ne upon Nt. This is energy. इस तरीके का पीक बनता है। So the value of energy which possessed by the maximum fraction of molecules, वो सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, दैट इज़ नोन एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। उसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एंड a very small fraction belongs to the molecules which have higher kinetic energies, which actually proceed for effective collisions and further the effective collisions convert into product। कहने का मतलब ये रहा कि ऐसे molecules जिनकी kinetic energy बहुत ही ज़्यादा रहती है, उनका फ्रैक्शन बहुत कम होता है और वही इफ़ेक्टिव कोलिजन्स करते हैं और वही किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, that is the Maxwell-Boltzmann distribution law। Now this is the second graph is plotted for two different temperature। दो अलग अलग टेम्परेचर पर निकाला गया है, T1 एंड T2। जो T2 है वो T1 में +10 डिग्री सेल्सियस राइज होने के बाद आता है। मतलब पहला टेम्परेचर अगर T1 था तो T2 जो है उसमें +10 करके हमने ऑब्टेन किया है, उसका ग्राफ यहाँ पर खींचा है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी। तो जब हम लोग T1 और T2 दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि T1 के ऊपर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, वो एरिया है A, B, C और D। लेकिन जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर देते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, वो एरिया बढ़ करके हो जाता है A, B, E, F। कहने का मतलब जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उनका नंबर बढ़ जाता है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली इफ़ेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। इफ़ेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रेट भी बढ़ जाएगी। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ का। दिस इज अगेन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये लोअर टेम्परेचर की है, जो रेड लाइन है वो हायर टेम्परेचर की है। मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन दैट इज़ EA, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये कम टेम्परेचर पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का है जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं पर जो लाइट ब्राउन या लाइट रेड कह सकते हैं वो जो एरिया है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का है जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है हाई टेम्परेचर पर। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है उनका नंबर बढ़ जाता है, और नंबर बढ़ने की वजह से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। एट एनी टेम्परेचर देयर इज़ अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज आर्हेनियस इक्वेशन। This is a very important concept regarding the chemical kinetics and especially to understand the effect of temperature on the rate of the reaction. The seventh Arrhenius, that is the name of the scientist, developed a mathematical relationship between rate constant and EA. EA is activation energy. तो आर्हेनियस जो थे उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया किसके बीच में, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में। क्या है वो मैथमेटिकल रिलेशन? K is equals to AE minus E upon RT. What is A here? That is frequency factor.
It is also known as exponential factor, probability factor, a number that represent the likelihood that collision would occur with the proper orientation for reaction. जो ए जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, वो ये बताता है कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर था और कोलिजन्स के लिए, और वो प्रोडक्ट में चेंज होता है. ये है फ्रीक्वेंसी फैक्टर. ई दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ exponential. E activation energy, R gas constant, and T is temperature. So this relation is known as Arrhenius equation. Now this is the graph between ln k and 1 upon t. Taking the natural logarithm of both sides, the equation becomes like this: ln k is equals to minus E upon RT plus ln A. This is a linear equation. Y is equals to mx plus b. When k is determined experimentally at several temperatures, जब k को अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ ए प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1 अपॉन t. तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम लोग प्लॉट करते हैं ln k और 1 अपॉन t को, क्योंकि दोनों का जो स्लोप होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होता है. कैसे मैथमेटिकली हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं. लुक एट हियर. This is the best graph. Plot of Arrhenius equation, ln k 1 upon t. Decline manner, slope is equals to minus E upon RT, and this intercept is equals to ln A. Again, frequency factor. Now, if we change this ln natural logarithm to log, that will be converted into 2.303 log k is equals to E upon RT plus 2.303 log A. Divide equation first by 2.303, you will get a new relation, that is log k is equals to minus EA upon 2.303 RT plus log A. This is the final relation between activation energy and rate constant, or we can say rate of reaction. Now again, if we plot the graph between log k and 1 upon t, the graph pattern will be similar like ln k 1 upon t, but the slope will be equals to negative E upon 2.303 R, and the intercept is equals to log A. दोनों में डिफरेंस है. पहला वाला जो ग्राफ हमने खींचा था वो नेचुरल लोगरिथम का था ln के पैटर्न में, तो वहाँ पर जो स्लोप होता है वो माइनस ई अपॉन आर होता है. यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है दैट इज़ माइनस ई अपॉन 2.303 R. नाउ एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है. अभी तक हम लोग रिलेशन में ही पढ़ रहे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, रेट कांस्टेंट के साथ. यहाँ पर अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है. एक्टिवेशन एनर्जी इज़ दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस बिफोर गोइंग इन ए रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास में होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले. इससे पहले एक वीडियो हमने देखा था कोलिजन थ्योरी का, और उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी थ्रेशोल्ड एनर्जी की. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? एक मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी करती है, वहाँ तक लेकर के आती है. और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो प्रोडक्ट में चेंज करवाती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको भूख लग रही है और आपको कहा गया कि कब को क्रिकेट मैच खेलना है. अब भूखे पेट तो आप क्रिकेट मैच खेल नहीं पाएंगे, ठीक है. तो आप घर में बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से ग्राउंड जाना पड़ेगा. तो आप कुछ खाते हैं, खा करके आप ग्राउंड गए. दिस इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी. ग्राउंड में जाने के बाद में उस मैच का जो प्राइज़ मनी था, जो भी था, उसने आपको मोटिवेट किया कि आप मैच खेलें, मैच में पार्टिसिपेट करें, अच्छा परफॉर्म करें. दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का. बोथ ए एंड ई ए. व्हाट आर द अदर नेम ऑफ ए? आर्नियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ये सारे के सारे इसी के नाम है. और ई ए दोनों को हम लोग कलेक्टिवली आर्नियस पैरामीटर्स कहते हैं. नाउ this is again same thing, temperature dependence of the rate constant, k is equals to a exponential minus
ई अपॉन आर टी क्या होता है के ई ए आर, ये सारा आपके सामने है। अब ये जो ग्राफ है ये उससे भी अलग आ रहा है, ये इंक्रीजिंग मैनर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर हमने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा है, तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में इस तरह से देखेंगे तो इंक्रीजिंग पैटर्न का ग्राफ आता है, इसलिए यहाँ पर ये इंक्रीजिंग मोड में है। बाकी सारी चीज़ें वेल नोन है। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। ई क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। द यूनिट इज जूल पर मोल। आर गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी टेम्परेचर इन केल्विन। ए क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अगेन एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी? Activation energy can be calculated from Arrhenius equation K is equals to AE पावर माइनस ई अपॉन आर टी। स्ट्रेट लाइन फॉर्म अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन मोड में लेकर चलते हैं तो फॉर्मूला बनेगा एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए डाटा जो है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अगर दिया गया है तो किस तरीके से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। देन एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन आर इंटू वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन। कि अगर दो रेट डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं तो दो रेट कांस्टेंट होंगे लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी एक ही होगी। तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला है। अगेन फर्दर इसको अगर मॉडिफाइड करेंगे लोग में तो लोग के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2.303 आर टी ब्रैकेट वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। rearrange again log k2 upon k1 is equals to E upon 2.303 RT to T2 minus T1 upon T1 into T2. This is the equation when two different temperature has been given with two different rate constant. Then how can we calculate activation energy? जब दो different temperature अगर दे रखे हैं, दो rate constant अगर वहाँ पर हैं और आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो किस तरीके से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, उसके लिए इक्वेशन काम करता है। नाउ कोलिजन थ्योरी एंड आरएनएस इक्वेशन। हमने कोलिजन थ्योरी लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है, तो किस तरीके से कोलिजन थ्योरी और आरएनएस इक्वेशन एक दूसरे से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दो आरएनएस इक्वेशन इज एप्लीकेबल अंडर अ वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आरएनएस इक्वेशन जो है काफ़ी वाइड रेंज में एप्लीकेबल होता है। कोलिजन थ्योरी प्रोवाइड्स ए ग्रेटर इंसाइट इनटू द एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। लेकिन उसके साथ साथ कोलिजन थ्योरी जो है वो एनर्जी कंसिडरेशन और मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है। मैकेनिकल एस्पेक्ट का मीनिंग किस तरह से वो कोलाइड होते हैं, किस तरह से कोलिजन्स होते हैं, क्या इफेक्टिव कोलिजन्स होगा, उसको एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से कोलिजन थ्योरी और आरएनएस इक्वेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउ फॉर अ सिंप्लीफाइड रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। सो रेट इज इक्वल्स टू कैन बी जेड ए बी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई अपॉन आर टी। वॉट इज जेड ए बी? रिप्रेजेंट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्शन ए एंड बी। जेड ए बी जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसके बीच का? ए और बी का। देन E minus E upon RT. This is the fraction of molecule with energies 2 or greater than activation energy. E minus power E upon RT जो है वो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स को बताता है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है या उसके बराबर है। सो रेट कैन बी रिप्लेस बाई के। सो के इज इक्वल्स टू जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी। बिसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी तो होनी ही चाहिए, इसके अलावा द मोलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड इन स्पेस ऑल्सो फॉर ए कोलिजन टू बी सक्सेसफुल रिजल्टिंग इफेक्टिव कोलिजन्स। इसके साथ साथ मोलिक्यूल्स का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए जो इफेक्टिव कोलिजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। टू अकाउंट फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स को प्रोसीड करने के लिए अनदर फैक्टर पी, दूसरा जो फैक्टर है पी, कॉल्ड द ओरिएंटेशन फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। सो इक्वेशन में भी तो यहाँ पर ओरिएंटेशन फैक्टर को इन्वॉल्व करने के बाद जो रेट इक्वेशन है वो कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे पहले हम लोग लिख रहे थे के इज इक्वल्स टू जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी, तो यहाँ सिर्फ ये जेड जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व करता है।
जबकि यहाँ पर ओरिएंटेशन फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं करता है। तो जब हम लोग ओरिएंटेशन फैक्टर को इन्वॉल्व करा देंगे तो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, k इज टू पी जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी। इफ़ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ आर एन एस इक्वेशन, अगर हम लोग इस इक्वेशन को आर एन एस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, इट मीन्स वी ऑब्जर्व दैट प्री एक्सपोनेंशियल टर्म a इन आर एन एस इक्वेशन a इज टू पी जेड ए बी। कहने का मतलब आर एन एस इक्वेशन के अंदर जो a है वो पी जेड ए बी के बराबर होता है। p प्रोबेबिलिटी फैक्टर, z कोलिजन फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से कोलिजन थ्योरी और आर एन एस इक्वेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। Thus, in collision theory, activation energy and proper orientation of the molecules determine the criteria for an effective collision. तो इस तरीके से collision theory में एक्टिवेशन एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन एक इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, एंड हैंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करते हैं। Now, what are the drawbacks of collision theory? It considers the atoms and molecules to be hard sphere and does not take into account the structural aspect. ये जो थ्योरी है ये सिर्फ ये कहती है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हार्ड स्फीयर होते हैं, लेकिन ये उनकी स्ट्रक्चर कैसी है उसको इन्वॉल्व नहीं करती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब हर एक एटम या मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर माना जाता है, चाहे उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, जबकि हमको पता है कि स्ट्रक्चर जो है वो भी रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ some of the questions based on this concept are in this equation. Now the first question is NCERT exercise question number 23. The rate constant for decomposition of hydrocarbon is 2.418 into 10 raised to power minus 5 second inverse at 546 Kelvin. If the energy of activation is 179.9 kilojoule per mole, what is the value of pre-exponential factor? एक हाइड्रोकार्बन के डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछा है। तो किस तरीके से हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकाल सकते हैं? नाउ द सॉल्यूशन इज, जब एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है और आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है, इसका मतलब आरएनएस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। log a का वैल्यू निकालना है हमको, इसलिए log a इज इक्वल्स टू log k प्लस ई अपॉन 2.303 आर टी। पुट द वैल्यू ऑफ k, एक्टिवेशन एनर्जी, r गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन हियर, solve it. You will find out log a is equals to 12.592. After getting log a value, take its antilog. The value will be here, a is equals to 3.90 into 10 to the power 12 second inverse. Now the next exercise, that is NCERT exercise question number 26. अगला जो क्वेश्चन है वो है NCERT exercise question number 26. क्या कहता है क्वेश्चन? The decomposition of hydrocarbon follows the equation k is equals to 4.5 into 10 to the power 11 second inverse e power minus 28,000 k upon t. Calculate activation energy. एक इक्वेशन दे रखी है और उसके बेस पे हमको क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। मतलब आरएनएस इक्वेशन दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। k is equals to 4.5 into 10 to the power 11 second inverse e minus 28,000 k upon t. Compare this equation with RNS equation. दोनों जो इक्वेशन है उनको कंपेयर करेंगे तो k कॉमन है, हट जाएगा। a यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स, हट जाएगा। e से e कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, rt से rt कैंसिल, t से t कैंसिल, E upon r is equals to minus 28,000 Kelvin. So E is equals to 28,000 into 8.314 multiplied. Answer will be here 232.792 kilojoule per mole. Now NCERT exercise question number 27. The rate constant for first order decomposition of H2O2 is given by the following equation. H2O2 का जो decomposition है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है log k is equals to
14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 Kelvin upon T. Calculate activation energy and at what temperature will its half-life period be 256 मिनट. आरएनएस इक्वेशन दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और वो टेम्परेचर निकालना है जब उसका हाफ लाइफ 256 मिनट से रह जाए. नाउ फर्स्ट आरएनएस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे. log k इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 k अपॉन टी. कंपेयरिंग विथ इक्वेशन log k is equals to log a minus E upon 2.303 RT, we get E upon 2.303 R is equals to 1.25 into 10 to the power 4. 14.34 जो है वो वैल्यू है के RNAS फैक्टर की, log a प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का. सो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे, रीअरेंज किया, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आएगा 239.339 किलो जूल पर मोल. एक्टिवेशन एनर्जी आ गई. हाफ लाइफ दे रखा है 256 मिनट्स. उसको हमने सेकंड में चेंज किया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है वो सेकंड इनवर्स में आता है. रेट कांस्टेंट निकालेंगे हम लोग. k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 4.51 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स. पहला टारगेट पूरा हुआ है रेट कांस्टेंट का, एक्टिवेशन एनर्जी का. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, जो आपको दे रखा था, जैसे यहाँ पर log k नहीं दिया हुआ था, हमने log k की वैल्यू रख ली है. एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे रखा है, रीअरेंज किया इसको, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमको निकालना है. तो T इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 669 केल्विन. नाउ NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28. The decomposition of a product has value K as 4.5 into 10 to the power 5 second inverse at 10 डिग्री सेल्सियस. एक डिकम्पोजिशन है A का, वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको. रेट कांस्टेंट की वैल्यू देख के आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स है. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलो जूल पर मोल. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलो जूल पर मोल है. एट व्हाट टेम्परेचर would K be 1.5 into 10 to the power 4 सेकेंड इनवर्स. किस टेम्परेचर पर K जो है वो 1.5 into 10 to the power 4 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा. टेम्परेचर निकालना है हमको. यहाँ पर एक टेम्परेचर दे रखा है, दूसरा निकालना है. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं. ऑब्वियसली जब दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, एक टेम्परेचर दे रखा है, तो हमको रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा. log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2. पुट द वैल्यूज ऑफ k2, k1, एक्टिवेशन एनर्जी एंड द फर्स्ट टेम्परेचर T1 in Kelvin 283. Now put the values, solve T2, that will be obtained 24.02 degree Celsius. Now NCERT exercise question number 29. The time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. Time required for 10% completion. 10% कंप्लीट होने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जो टाइम चाहिए 298 केल्विन पर, वो बराबर है किसके, जब वही रिएक्शन 25% कंप्लीट हो रही है और 308 केल्विन पर. इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स. कैलकुलेट के एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी. तो 318 केल्विन पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा और रेट कांस्टेंट क्या होगी. चलिए नाउ फर्स्ट, बहुत थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा टेक्निक से इसको सॉल्व करना है. फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 100 अपॉन 90, क्योंकि 10% कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कंसनट्रेशन 90 आएगा. फॉर 25% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन K 308 is equals to 2.303 upon T log 100 upon 75. Divide equation second by first. This will be the equation. This unit will be cancel out. 100 to 100 cancel out. Final, the ratio of the rate constant will be 2.73. Then use the formula log K2 upon K1 is equals to E upon 2.303 R
T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। इस फॉर्मूले का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। log K2 अपॉन K1 का वैल्यू आया 2.73, ये हमको निकालना है। T1 T2 की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आएगा 76.623 किलो जूल पर मोल। देन अब हमको निकालना है रेट कांस्टेंट एट 318 केल्विन। तो log K का वैल्यू हमको log K निकालना है, log A हमने निकाल दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास में है और टेम्परेचर यहाँ पर आ जाएगा 318। पुट द वैल्यूज़ ऑफ A, एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर, इट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ K 1.042 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। नाउ NCERT exercise question number 30. The rate of reaction quadruples when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्वाड्रपल्स हो जाती है। क्वाड्रपल्स का मीनिंग होता है द रेशियो ऑफ K2 एंड K1 दैट इज़ 4, क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स 3, डबलेट्स 2, और दो टेम्परेचर यहाँ पर है 293 एंड 313। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और वो कह रहा है कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो टेम्परेचर दे रखे हैं, log K2 अपॉन K1 नहीं दे रखा था, हमने यहाँ से इसका मीनिंग निकाला रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल से। log K2 अपॉन K1 का जो रेशियो है, K2 अपॉन K1 का जो रेशियो है 4 है। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। T1 इज इक्वल्स टू 293 केल्विन, T2 313, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। K2 upon K1, this is misprint, it should be K2 upon K1, it will be here log 4 EA upon 2.303 into 8.314, 313 minus 293 upon 313 into 293. Solve the calculation, find out the value of activation energy, that is 52.855 kilojoule per mole. So dear friends, in this manner we can solve the numerical based on Arrhenius equation, activation energy, rate constant. So in this video we have discussed about how the rate of reaction affected by temperature, what is temperature coefficient, what is Arrhenius equation, what is the meaning of A, what is activation energy, how can we calculate activation energy, which type of graph we can obtain between rate constant and temperature. Then if the two different temperature has been given, how can we calculate activation energy, what is the relation between collision theory and Arrhenius equation, what are the drawbacks of collision theory. All these things we have discussed, and after that we have discussed the problem based on this concept. I hope you have understand all these things, and this video will be helpful for you to prepare NEET, JEE Mains, Advanced and the other competitive examination which related to the science streams. Thank you so much.